हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, हम चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टाफिंग, और आज हम उसका स्टार्ट करने वाले हैं बेटा लेक्चर नंबर 3। आपको पता है बेटा हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया था, और अगर अभी तक आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और स्टाफिंग की प्लेलिस्ट को ओपन करें। वहां पे आपको दोनों लेक्चर ही सीक्वेंस वाइज में मिल जाएंगे, और इसी तरीके से आपको बिजनेस के जो हमारे प्रीवियस 5 चैप्टर्स है उनकी भी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी आपको वहां पे बच्चों देखने को मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है बेटा तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर देखें, उसके नोट्स बनाएं। कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें, स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें, और उसके बाद ही आगे इस लेक्चर को पढ़ने की कोशिश करें। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टाफिंग का लेक्चर नंबर 3। तो फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं बेटा, तो प्रीवियस की 2 लेक्चर्स में हमने अभी तक क्या पढ़ा था। तो हम देखते हैं बेटा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि आखिर स्टाफिंग होती क्या है, और ये हमने पढ़ लिया था बेटा फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। मीनिंग ऑफ स्टाफिंग क्या होती है तो ये भी हमने समझने की कोशिश करी थी कि आखिर स्टाफिंग होती क्या है, और इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग कि अगर आखिर स्टाफिंग की बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस होती क्या है बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और सेकंड लेक्चर में हमने समझने की कोशिश करी थी बच्चों प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग कि आखिर स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे किस तरीके से प्रोसेस से चलता है। जैसे प्लानिंग का एक प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रोसेस होता है बेटा, वैसे ही हमने कोशिश करी थी बेटा स्टाफिंग के प्रोसेस को समझने की भी। और आज हम बात करने वाले हैं बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हम इसे कह सकते हैं, या एस्पेक्ट्स हम इसे कह सकते हैं बेटा स्टाफिंग के। यानी कि हम स्टाफिंग के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जानने की कोशिश करेंगे, और साथ के साथ ही डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में भी क्या करेंगे बेटा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के बेटा हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है बेटा बिजनेस से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा बेटा व्हाट्सएप चैनल का, वहां पे जाके भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। और आपको एक काम करना है बेटा, बस वीडियोस को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी लेक्चर का मजा ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना बेटा ताकि आपको सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बेटा एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो देखिए बेटा, देयर आर 3 एलिमेंट्स, और वी कैन से दैट देयर आर 3 कंपोनेंट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा स्टाफिंग के। क्या क्या होते हैं बेटा? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। क्या क्या होते हैं बेटा? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आज की इस क्लास में बेटा हम रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, और जो लेक्चर नंबर 4 में लेके आऊंगा आपके लिए स्टाफिंग का, उसमें हम सिलेक्शन और ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे बेटा उस लेक्चर में हम पूरी तरीके से किस पे फोकस करेंगे बेटा? उसमें हम पूरी तरीके से फोकस करेंगे बेटा रिक्रूटमेंट के ऊपर। क्या कि रिक्रूटमेंट है क्या, इसको किस तरीके से करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसकी क्या डिसएडवांटेजेस है बेटा, वो हम सारी की सारी चीजें आज के इस लेक्चर में समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए रिक्रूटमेंट, तो किसी भी कंपनी के अंदर हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं जो कि स्टाफिंग का ही एक पार्ट है बेटा, वो 2 तरीके से हम करते हैं। देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि जो भी हम रिक्रूटमेंट करेंगे जो कि स्टाफिंग का ही एक पार्ट है बेटा, वो हम 2 तरीके से करेंगे। एक होते हैं इंटरनल सोर्सेस, यानी कि कंपनी के अंदर से ही हम क्या कर लेंगे बेटा रिक्रूटमेंट कर लेंगे, और दूसरे होते हैं बेटा एक्सटर्नल सोर्सेस, यानी कि कंपनी के बाहर से हम क्या करेंगे बेटा रिक्रूटमेंट करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल सोर्सेस की, इंटरनल सोर्सेस आखिर क्या क्या है, इनके मेरिट्स क्या हैं, इनके डीमेरिट्स क्या हैं। उसके बाद हम एक्सटर्नल सोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि कंपनी के बाहर से हम कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं, उनके क्या एडवांटेजेस है और उनके क्या डिसएडवांटेजेस है। और उसके बाद हमारा ये जो पहला कंपोनेंट है स्टाफिंग का जिसका नाम है रिक्रूटमेंट, वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो याद रखना बेटा रिक्रूटमेंट करने के 2 सोर्सेस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं बेटा? इंटरनल सोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि इंटरनल सोर्सेस वो होते हैं बेटा जिसमें रिक्रूटमेंट कंपनी के अंदर से ही कर ली जाती है, आपस में ही कर ली जाती है। तो इंटरनल सोर्सेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? इंटरनल सोर्सेस में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक होता है ट्रांसफर और एक होता है बेटा क्या हमारा प्रमोशन। इन दोनों को समझिए बेटा, दोनों सेम चीजें नहीं है, दोनों में रात दिन का अंतर होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं बेटा इन दोनों को ही सेम चीजें समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें सेम नहीं है। ट्रांसफर समझिए बेटा जो कि इंटरनल सोर्सेस का ही क्या है बेटा एक पार्ट है रिक्रूटमेंट का। देखिए
ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बेटा, एक एम्प्लॉय को शिफ्ट किया गया है एक जॉब पोजीशन से दूसरी जगह पे। याद रखना बेटा, ट्रांसफर के अंदर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसके स्टेटस में कोई भी बदलाव नहीं आता है, सिर्फ उसका वर्किंग प्लेस चेंज हो जाता है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? जैसे कि एक क्लर्क को अकाउंट्स डिपार्टमेंट से परचेस डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी किसका काम कर रहा था बेटा, क्लर्क का ही कर रहा था, और परचेस डिपार्टमेंट में भी वो किसका काम करेगा बेटा, क्लर्क का ही करेगा। तो याद रखना ट्रांसफर में क्या होता है बेटा, एक एम्प्लॉयमेंट का, सॉरी एक एम्प्लॉयमेंट नहीं बेटा, एक एम्प्लॉय का जो होता है बेटा वो शिफ्ट होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन याद रखना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्टेटस, उसका डेजिग्नेशन सेम ही रहता है। बस याद रखना प्लेस ऑफ वर्किंग बदलती है। तो ट्रांसफर को याद रखने के एक शब्द में समझ लो, एक लाइन में समझ लो, ओनली द प्लेस ऑफ वर्किंग इज चेंज्ड। सिर्फ काम करने की जगह बदलती है। जैसे एक क्लर्क है बेटा, तो वो पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, अब उसकी प्लेस ऑफ वर्क क्या हो गई, परचेस डिपार्टमेंट, लेकिन है वो अभी भी क्या, क्लर्क ही है बेटा। इसे हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, इसे हम ट्रांसफर कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है बेटा। समझ रहे नहीं समझ रहे बेटा, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, ये क्यों किया गया? मान के चलिए बेटा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर क्लर्क्स ज्यादा हो गए, तो इनको निकालना तो है नहीं, इनको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और परचेस डिपार्टमेंट में क्लर्क की जरूरत है, तो जो एक्सेसिव एम्प्लॉय थे बेटा किसके अंदर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, उसे कहां पे शिफ्ट कर दिया बेटा, उसे शिफ्ट कर दिया परचेस डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि वहां पे क्लर्क क्या है, रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गए बेटा? तो इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होती है। दूसरा क्या है बेटा, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रमोशन में भी एक इंडिविजुअल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अब उसको हायर लेवल की अथॉरिटी मिलेगी, उसको प्रमोशन बढ़ेगा, उसकी रैंक बढ़ेगी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और उसका स्टेटस बढ़ेगा। जैसे असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनना, क्लर्क से अकाउंटेंट बनना। समझ रहे बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? जैसे पुलिस की रैंकिंग में होता है ना बेटा, एक होता है डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इससे बड़ा होता है बेटा एसपी, और इससे बड़ा होता है बेटा एसएसपी। तो डीएसपी से जब कोई व्यक्ति एसपी बना तो वो क्या है, प्रमोशन, और एसपी से जब कोई क्या बना बेटा, एसएसपी, तो वो भी क्या है बेटा, प्रमोशन। तो यहां पे इस चीज को समझना बेटा, प्रमोशन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल की जब डेजिग्नेशन, उसकी अथॉरिटी, उसकी रैंक और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जाता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रमोशन कहते हैं। जैसे कि एक क्लर्क को प्रमोट कर दिया आपने अकाउंटेंट पोस्ट पे, एक असिस्टेंट मैनेजर को बना दिया आपने मैनेजर, और एक एग्जीक्यूटिव को आपने बना दिया मैनेजर। ये क्या होता है बेटा, प्रमोशन। तो याद रखना ट्रांसफर में एक इंडिविजुअल को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं बिना उसके काम को चेंज किए, वहां पे उसका कोई डेजिग्नेशन नहीं बदल रहा है, सिर्फ प्लेस ऑफ वर्किंग बदल रही है। प्रमोशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल की डेजिग्नेशन बदलती है, उसकी रैंक बढ़ रही है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, उसकी अथॉरिटी बढ़ रही है, उसका सम्मान बढ़ रहा है बेटा, और उसकी सैलरी भी बढ़ रही है। समझ लो बेटा, ये होता है प्रमोशन। तो ये दो तरीके के इंटरनल सोर्सेस होते हैं बेटा। क्या क्या होते हैं बेटा, एक ट्रांसफर जो इंटरनली रिक्रूटमेंट कर ली जाती है, और एक होता है बेटा प्रमोशन जिसको भी इंटरनली ही रिक्रूटमेंट कर ली जाती है। आई होप आपको दोनों की दोनों चीजें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी बेटा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको यहां पे समझाने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आए बेटा तो जरूर लाइक किया करो, आपके हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों के साथ शेयर करो बेटा, वो भी देखेंगे तो उनको भी मजा आएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, यकीन मानिए बहुत मेहनत लगती है बेटा इन चीजों को बनाने के लिए बेटा। और याद रखो, जब जब आप एक एक सब्सक्राइबर हमारा बढ़ता है बेटा, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है। तो बस हम आपके लिए बढ़िया काम करते चलेंगे, आपको बस सब्सक्राइब करना है चैनल को बेटा, और दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए, अब इंटरनल सोर्सेस से दो तरीके से रिक्रूटमेंट होती है। एक होता है ट्रांसफर, जिसमें से प्लेस ऑफ वर्किंग चेंज होती है, और एक होता है प्रमोशन, जिसमें डेजिग्नेशन भी बदलता है, सैलरी बदलती है, रैंक बदलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती है। ये हमने समझ लिया। अब इसके मेरिट्स क्या है? इंटरनल सोर्सेस से अगर हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके फायदे क्या क्या होते हैं? तो पहला देखिए, अगर जॉब्स को हम इंटरनली भर लेंगे बेटा, तो वो सस्ती पड़ेगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेस। देखिए, इंटरनल सोर्सेस में अगर हम रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, यानी कि कंपनी के अंदर से अंदर ही हम रिक्रूटमेंट कर लेंगे बेटा, तो उससे हमारी कॉस्टिंग कम आएगी। क्यों आएगी बेटा? क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेस में या तो आपको ऐड निकालना पड़ेगा, या इंटरनेट के जरिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फिर एक इंडिविजुअल आएगा, फिर उसका टेस्ट होगा, डेमो होगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इंटरनल सोर्सेस से अगर हम रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी कि कंपनी के अंदर ही अंदर हम रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, तो उससे हमारी कॉस्टिंग कम रह जाती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेस। पहला मेरिट आपको ध्यान रखना है। दूसरा बेटा समझिए, थ्रू ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। वही मैंने बात करी बेटा। मान के चलिए क्या है बेटा, मान के चलिए एक बेटा सेल्स डिपार्टमेंट है, और एक है बेटा हमारा कौन सा बेटा, परचेज डिपार्टमेंट। मान के चलिए बेटा, अब मान के चलिए बेटा क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या है बेटा, एम्प्लॉइज की संख्या ज्यादा है, और परचेज डिपार्टमेंट में क्या है बेटा, एम्प्लॉइज की संख्या कम है। तो मान के चलिए परचेज डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज कितने होने चाहिए, 3, लेकिन है अभी कितने बेटा, 2 ही। और सेल्स डिपार्टमेंट में आदमी कितने होने चाहिए थे, 3, लेकिन है अभी कितने बेटा, 4। तो यहां पे एक एक्सेस है, एक ज्यादा है बेटा, और यहां पे क्या है बेटा, एक कम है। तो इस आदमी को क्या कर सकते हैं अपन, इस एक आदमी को, एक्स्ट्रा आदमी को यहां पे शिफ्ट कर दो बेटा। इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 हो जाएंगे, और ये भी क्या रह जाएंगे बेटा, 3 रह जाएंगे।
बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा आपको? तो इससे क्या होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का भी काम हो जाएगा, परचेस डिपार्टमेंट का भी काम हो जाएगा। तो ट्रांसफर के अंदर क्या होता है बेटा, जो सरप्लस कैटेगरी में हमारे पास एम्प्लॉइज है उन्हें हम उन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं जहां पे एम्प्लॉइज की क्या आ रही है बेटा, शॉर्टेज आ रही है। तो ये दूसरा क्या होता है बेटा, एडवांटेज होता है इंटरनल सोर्सेस का। पहला क्या है बेटा, पहला फायदा ये है बेटा कि इंटरनल सोर्सेस के जरिए यानी कि कंपनी के अंदर ही अगर हम रिक्रूटमेंट कर लेंगे तो वो चीपर पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल में मार्केटिंग करनी पड़ेगी, टेस्ट होगा, डेमो होगा, ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, एक नए आदमी पर भरोसा करना पड़ेगा, तो बहुत पैसा लग जाता है और समय भी बहुत लग जाता है। मनी कंज्यूमिंग टास्क भी है और टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी है। और दूसरे याद रखना बेटा, ट्रांसफर का फायदा ये होता है बेटा कि जहां पे शॉर्टेज है बेटा एम्प्लॉइज की, वहां पे हम उसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर इज ए टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज। ट्रांसफर के जरिए क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करता है, परचेस में काम कर लिया, सेल्स में काम कर लिया, एचआर में काम कर लिया, तो इससे क्या होता है बेटा, एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग हो जाती है कि जब वो हायर जॉब्स में जाएगा या जब उसका प्रमोशन होगा तो उसको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ट्रांसफर क्या होता है बेटा, ट्रांसफर जो है एक तरीके से ट्रेनिंग की तरह प्ले करता है बेटा, ये ट्रेनिंग की तरह काम करता है बेटा, जिसमें एम्प्लॉयज की क्या हो जाती है बेटा, ट्रेनिंग हो जाती है, जिससे वो कभी भविष्य में आगे हायर जॉब्स पे जाएंगे तो वहां पे उनके लिए क्या रहेगा बेटा, एक बेनिफिट रहेगा। तो ये तीन आपको क्या याद रखने हैं बेटा, मेरिट्स याद रखने हैं। और क्या क्या मेरिट है बेटा, और देखिए बेटा, इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। याद रखना बेटा, अगर हम इंटरनल सोर्सेस से रिक्रूटमेंट करते हैं तो उससे सिलेक्शन और प्लेसमेंट का प्रोसेस भी जो होता है बेटा वो क्या होता है, सिंपल होता है। क्यों होता है बेटा, क्योंकि जिस इंडिविजुअल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर से पहले ही वाकिफ है, तो वो क्या करेगा बेटा, अच्छी तरीके से काम कर लेगा। क्लियर बेटा। और पांचवा मेरिट्स देखिए बेटा, एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, अ प्रमोशन एट ए हायर लेवल। देखिए बेटा, अब 5 वाले पॉइंट को समझिए बेटा, अगर एक असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक, और एक मैनेजर है, समझ लो बेटा, समझ लो बेटा, तो अगर असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है इस मैनेजर का भी कहीं ना कहीं प्रमोशन हुआ होगा। मान लो ये मैनेजर आगे जाके क्या बन जाता है बेटा, सीनियर मैनेजर बन जाता है। समझ लो नहीं समझ लो बेटा, तो समझो जब ये मैनेजर सीनियर मैनेजर बना तो ये वाली मैनेजर की पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, वेकेंट हो जाएगी। तो इसको पॉजिटिव एडवांटेज मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ये भी क्या होगा बेटा, मैनेजर बनेगा, तो असिस्टेंट मैनेजर के जो नीचे था, मान के चलिए जो क्या था, सुपरवाइजर था, मान के चलिए जो नीचे क्या था बेटा, सुपरवाइजर था, अब वो सुपरवाइजर क्या बन जाएगा बेटा, असिस्टेंट मैनेजर मिल जाएगा। तो याद रखना बेटा, जब भी किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है बेटा एक हायर लेवल पे लोअर लेवल से, तो इससे जो नीचे वाले एम्प्लॉयज होते हैं बेटा उनको भी मौका मिलता है आगे बढ़ने का, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बनेगा तो मैनेजर भी तो सीनियर मैनेजर बनेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है बेटा। तो प्रमोशन एट अ हायर लेवल में लेड टू चेन ऑफ प्रमोशन एट अ लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर एक व्यक्ति का प्रमोशन होता है तो नीचे की जो लेवल होती है या जो लोअर लेवल्स होती है बेटा उनका भी क्या होता जाता है बेटा, प्रमोशन होता जाता है, और इससे एम्प्लॉयज को क्या मिलता है बेटा, मोटिवेशन मिलता है। तो ये 5 आपको क्या याद रखने हैं बेटा, मेरिट्स याद रखने हैं। ठीक है बेटा, क्या क्या मेरिट्स आपको याद रखने हैं बेटा, पहला, अगर आप इंटरनल सोर्सेस से रिक्रूटमेंट कर लेते हैं तो कॉस्टिंग कम आती है। दूसरा, ट्रांसफर कर देते हैं हम बेटा उन एम्प्लॉयज को जो हमारे पास एक्सेसिव है और जहां पे कम स्टाफ है। तीसरा, ट्रांसफर से क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयज अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करता है जिससे उसके हायर जॉब्स में अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। चौथा, हमने क्या पढ़ा बेटा कि इंटरनल रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन और प्लेसमेंट का प्रोसीजर जो होता है वो सिंपल होता है, क्योंकि यहां पे इंटरनल सोर्सेस से रिक्रूटमेंट हो रही है, क्योंकि यहां पे एक इंडिविजुअल कंपनी को पहले से ही जानता है। और 5वां याद रखना बेटा, जब जब आप एक इंडिविजुअल का प्रमोशन करते हो तो लोअर लेवल पे भी क्या होता है, प्रमोशन होता है, जिससे लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज है बेटा उनके दिलों में क्या आता है बेटा, मोटिवेशन आता है, और मोटिवेशन से आने से क्या करते हैं बेटा, वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन कर पाते हैं। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, ये मेरिट्स ध्यान रखने हैं आपको किसके बेटा, इंटरनल सोर्सेस के। अब इससे कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। याद रखो बेटा, इंटरनल सोर्सेस के अगर कुछ फायदे हैं तो इंटरनल सोर्सेस से रिक्रूटमेंट करने के नुकसान भी कुछ होते हैं। अब नुकसान क्या क्या है बेटा, नुकसान समझिए। नुकसान पहला क्या है बेटा, देखिए, बार बार जब एम्प्लॉयज का ट्रांसफर होता है बेटा उससे क्या होता है बेटा, उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है, क्योंकि परेशान हो जाता है, कभी यहां ट्रांसफर कर दिया कभी वहां ट्रांसफर कर दिया। जैसे मोस्टली आपको पता होगा बेटा, बैंक्स के जो एम्प्लॉयज होते हैं, बैंक्स के जो एम्प्लॉयज होते हैं बेटा, उनके हर 2-3 साल में ट्रांसफर होते रहते हैं बेटा, तो उनकी प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, असर पड़ता है। क्या परिवार को सेटअप करना पड़ेगा, बच्चों का स्कूल चेंज करना पड़ेगा, ये सफर करेगा वो सफर करेगा। तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से क्या होता है बेटा, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की क्या होती है बेटा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, जिसका इंपैक्ट सीधे सीधे किस पे पड़ता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। तो पहला डिसएडवांटेज आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉयज में बी हैम्पर्ड। जो कॉम्पिटिशन की स्पिरिट होती है बेटा हर एक एम्प्लॉयज के बीच में, उसमें भी थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिलती है इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में। तीसरा ये बात ध्यान रखना बेटा, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है बेटा, जो एम्प्लॉयज होते हैं बेटा वो कहीं ना कहीं लेथर्जिक फील करते हैं, यानी कि आलसी हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि थोड़े से, है ना, हम कह सकते हैं कि थोड़े से क्या हो जाते हैं बेटा, रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं बेटा, अगर उनको टाइम में बाउंड किया जाता है तो। समझ रहे बेटा, कि समझिए बेटा क्या हो, जैसे आपको पता है कि भाई 3 साल में प्रमोशन होना है, आपको पता है बेटा क्या कि 3 साल में प्रमोशन हो रहा है, तो काम करो या मत करो, क्या होगा, 3 साल में तो प्रमोशन होया होगा। तो इससे क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज क्या हो जाते हैं बेटा, थोड़े से लेथर्जिक हो जाते हैं।
चौथा डिसएडवांटेज क्या है बेटा, अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एक नई नई एंटरप्राइज अगर किसी ने खोली तो वो इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट तब होगी जब आपके पास एम्प्लॉइज होंगे, और एम्प्लॉइज उसके पास होते हैं बेटा जो ओल्ड एंटरप्राइज होता है, जिसने अगर नया नया धंधा खोला है या नया नया बिजनेस खोला है तो उसके पास तो एम्प्लॉइज है ही नहीं, तो वो एक्सटर्नल सोर्सेस से ही रिक्रूटमेंट करेगा, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर अभी नया एंटरप्राइज है तो उसके अंदर एम्प्लॉइज तो है ही नहीं। और याद रखना बेटा, जब वैकेंसीज इंटरनली ही फिल कर ली जाएगी, अगर किसी कंपनी के अंदर वैकेंसी है बेटा और वो इंटरनली ही फिल कर ली जाती है बेटा, तो जो बाहर का फ्रेश टैलेंट हमें मिल सकता था, वो फ्रेश टैलेंट मिलने का स्कोप क्या हो जाता है बेटा, रिड्यूस हो जाता है। तो ये 5 आपको क्या याद रखने हैं बेटा, डिसएडवांटेज याद रखते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज है बेटा? पहला, बार बार ट्रांसफर होने से एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी में असर पड़ता है। दूसरा, कंपटीशन की स्पिरिट जो होती है बेटी वो भी हैम्पर होती है बेटा। तीसरा, अगर आपको पता है कि प्रमोशन इतने साल में होना है तो उससे एम्प्लॉयज लेथर्जिक हो जाते हैं। चौथा, एक नई एंटरप्राइजेस इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बेटा? क्योंकि उसके पास तो एम्प्लॉयज है ही नहीं, जिसके पास एम्प्लॉयज होते हैं वो इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट की इस्तेमाल करता है, और नई एंटरप्राइज में तो इंटरनल सोर्सेस पॉसिबल नहीं है। और पांचवा याद रखना बेटा, जब वैकेंसी सब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से ही फिल कर लेते हैं तो जो बाहर का फ्रेश टैलेंट हमें मिल सकता है उसका स्कोप क्या हो जाता है बेटा, पूरी तरीके से कम हो जाता है। तो ये था बेटा रिक्रूटमेंट का पहला सोर्स, इंटरनल सोर्स, जिसमें हमने ट्रांसफर प्रमोशन को समझा और इसके मेरिट्स को समझने की कोशिश करी और इसके डीमेरिट्स को समझने की कोशिश करी। अब हमें क्या इसमें पढ़ेंगे बेटा, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट पे, कि एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे करी जाती है। इसको आपको फोकस करना है बेटा, इसको समझना है कि आखिर एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट करी कैसे जाती है। तो समझिए बेटा, पहला पॉइंट समझिए बेटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे करी जाती है? तो याद रखना इसमें काफी सारे तरीके की रिक्रूटमेंट होगी। इंटरनल सोर्सेस में बस 2 चीजें याद रखना, ट्रांसफर और प्रमोशन। ट्रांसफर में से प्लेस ऑफ वर्किंग बदलेगी, प्रमोशन में रैंक, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, पर्क, सैलरी सब बदलेगी। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना। आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी। यहीं से क्लियर करते हुए जाना बेटा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। वीडियो पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। ये बार बार बोलना जरूरी है बेटा, क्योंकि जब जब आप एक एक बार सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लाइक से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना और स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में पहला क्या आएगा बेटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है? देखिए, इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है बेटा, जिसमें यह साफ लिखा हुआ होता है कि हमें किस किस तरीके की नौकरी चाहिए, किस किस तरीके के हमें लोग एम्प्लॉयज चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा? इसमें क्या होता है बेटा, जिनको लोगों को नौकरी चाहिए बेटा, वो फैक्ट्री गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं एक स्पेसिफिक डेट पे, और उसी टाइम पे सिलेक्शन ऑन द स्पॉट किया जाता है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला जो प्रोसीजर है बेटा, ये मेनली कैजुअल वैकेंसीज को फिल करने के लिए किया जाता है, जिसमें अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कैजुअल वर्कर्स को डेली बेसिस पर पैसा मिलता है। याद रखना बेटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है बेटा, फैक्ट्री के गेट के बाहर नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा दिया जाता है, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सी नौकरी के हमें एम्प्लॉयज चाहिए, कौन से वर्कर चाहिए और किस डेट पे चाहिए। उसी दिन क्या होता है, सिलेक्शन होता है, ऑन द स्पॉट हो जाता है। जनरली ये वाली जो ट्रिक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बेटा, इसमें कैजुअल वैकेंसीज निकाली जाती है, जिसमें अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को रखा जाता है, जिन्हें डेली बेसिस पे क्या दिया जाता है बेटा, रेम्युनरेशन दिया जाता है। ये होती है बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है बेटा, पहला बात ध्यान, क्योंकि बाहर से हो रही है, अब इससे बाहर के लोग आएंगे, इंटरनली नहीं हो रही है, बाहर के लोग आएंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है बेटा, इसलिए हम एक्सटर्नल कहते हैं। दूसरा देखिए बेटा, कैजुअल कॉलर। क्या हो रहा है बेटा, कैजुअल कॉलर। अब समझिए, देखा काफी सारे जो रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बेटा, वो एक डेटाबेस रखते हैं। समझिए, मैं एक कंपनी के अंदर गया, मैंने बोला यहाँ पे कोई नौकरी है क्या, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई भी नौकरी नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं, चलिए आप अपना रेज्यूमे दे दीजिए, कोई नौकरी होगी तो हम आपको कॉल करेंगे। तो ऐसे मेरे से बहुत सारे जाएंगे वापस कंपनी के अंदर, तो उनके पास पूरा रेज्यूमे का क्या हो जाता है बेटा, एक भंडार हो जाता है। तो उनके पास पूरी क्या रहती है बेटा, एक डाटाबेस रहता है। तो जब भी कोई भी वैकेंसी आती है कंपनी के अंदर, तो उन रेज्यूमे में से देख के वो देख लेते हैं बेटा कि कौन सा आदमी फिट बैठ रहा है इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और उसे क्या जाता है बेटा, कॉल जाता है और फिर रिक्रूटमेंट करी जाती है। बात समझ में आई है नहीं है बेटा? कैजुअल कॉलर का मतलब याद रखना बेटा, काफी सारे रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा, वो डाटाबेस रखते हैं। ये जो लिस्ट होती है बेटा इन जॉब सीकर्स की बेटा, ये प्रिपेयर होती है बेटा जब भी हमें कोई भी वैकेंसी को फुलफिल करना पड़ता है। द मेजर मेरिट ऑफ दिस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज दैट इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्कफोर्स इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज। इसमें क्या होता है बेटा, कॉस्ट बिल्कुल कम आती है, क्योंकि एक एचआर के पास पहले से ही बंडल तैयार रहता है कि किन किन को हमें फोन लगाना है। जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी और रेज्यूमे को देखेगा, उस वैकेंसी से रिलेटेड जैसी क्वालिफिकेशन होगी उसको कॉल किया जाएगा कि हमारे यहाँ पे इस तरह के काम की रिक्वायरमेंट है, क्या आप नौकरी करना चाहेंगे क्या। तो ये भी क्या होता है बेटा, कैजुअल कॉलर से रिक्रूटमेंट होता है, इसमें बाहर से लोगों को बुलाया जाता है। क्लियर बेटा? तीसरा, एडवर्टाइजमेंट।
पेपर में देखा होगा बेटा, आवश्यकता है एक कर्मचारी की, आवश्यकता है एक टेक्नीशियन की, आवश्यकता है एक दूल्हा और दुल्हन की। अब ये इससे रिलेटेड नहीं है तो मैंने ऐसे अदरवाइज बोल दिया बेटा आपको। तो एडवर्टाइजमेंट याद रखना बेटा, ये भी एक कॉमन मेथड है बेटा एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट करने की, जिसमें वैकेंट पोजीशन के बारे में न्यूज़पेपर और जर्नल्स यानी कि मैगजीन्स के अंदर बताया जाता है। एडवर्टाइजमेंट के जरिए न्यूज़पेपर में लिखा जाता है कि किस काम के लिए किस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है और उसे कितना कितना पैसा दिया जाएगा। उसमें एड्रेस वगैरह सब लिखा होता है कि इंटरव्यू उस दिन रहेगा और फिर उस दिन वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के एक इंडिविजुअल क्या करता है बेटा, वहां पे चला जाता है और उसे नौकरी मिलनी होती है तो मिल जाती है। तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का तीसरा कौन सा प्रोसेस है बेटा, एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट निकाल के भी अपन क्या करते हैं बेटा, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के जरिए वैकेंसी को फुलफिल करते हैं। क्लियर है बेटा। चलिए चौथा देखिए बेटा, चौथा क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये भी क्या है बेटा, एक बहुत ही शानदार सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। किन के लिए, अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स के लिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करता है बेटा, पर्सनल डिमांड, जैसे मेरी इच्छा है कि मुझे इस तरह के काम चाहिए तो उसको बैच करता है बेटा और उसके हिसाब से सप्लाई देता है बेटा और एक लिंक क्रिएट करता है बेटा जॉब सीकर और एम्प्लॉयर्स के बीच। समझ रहे बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में सबको पता है। और देखिए बेटा एक और क्या होता है बेटा एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज। याद रखना बेटा, प्लेसमेंट एजेंसी जो होती है बेटा पूरे नेशन में फैली हुई है और ये आपकी डिमांड के हिसाब से आपको वर्कफोर्स की सप्लाई करती है। ठीक है, ये एजेंसीज के पास क्या होता है बेटा, आपका बायोडाटा होता है, आपका रिकॉर्ड होता है बेटा, और जैसे आपने डिमांड करी उस डिमांड के हिसाब से आपको क्या देती है बेटा, जॉब देने की कोशिश करती है। लेकिन याद रखना बदले में ये एजेंसीज क्या करती है बेटा, एक फीस चार्ज करती है इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए, पैसा लेती है आपसे। कि जैसे अगर आपने जो बोला है कि आपको ये नौकरी चाहिए, वो नौकरी अगर हम आपको लगवाते दें तो आपकी फर्स्ट सैलरी में से 10% हमें पैसा चाहिए, 15% हमें पैसा चाहिए, या 500 रुपए चाहिए, 1000 रुपए चाहिए, इस तरह की कोई चीजें करी जाती है बेटा इन प्लेसमेंट एजेंसीज के जरिए। तो ये कुछ सोर्सेस है बेटा जिसे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट करे जाते हैं। एक और क्या है बेटा, कैंपस रिक्रूटमेंट। वही अगर आप लोग अच्छा पढ़ेंगे बेटा, सीयूटी में अच्छे नंबर लेके आएंगे तो आपको बहुत ही शानदार कॉलेज मिलेगा बेटा, और सेकंड ईयर के जैसे ही आप एग्जाम देके निकलेंगे और थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तभी आपके पास क्या होगी बेटा, आपके कॉलेज में बहुत ही शानदार कंपनी आएगी बेटा जो आपको जॉब ऑफर करेगी। यानी कि आप ये मान के चलिए बेटा कि बीकॉम की डिग्री आने से पहले ही आपके पास क्या होगी बेटा, नौकरी होगी। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अच्छी परसेंटेज लेके आनी पड़ेगी 12th में, तभी जाके आपको इंडिया के टॉप बेस्ट कॉमर्स कॉलेजेस मिलेंगे। और नाम आपको पता ही बेटा, एसआरसीसी सबसे बेस्ट कॉलेज है बेटा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वो आपको पता है बेटा बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है बेटा कॉमर्स के फील्ड में। तो आपको उसके लिए मेहनत भी वैसे करनी पड़ेगी। जब आप उसमें सेकंड ईयर का एग्जाम दे देंगे और जब आप थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहे होंगे तभी वहां पे काफी सारी कंपनीज आएगी बेटा जो आपको क्या करेगी बेटा, जॉब ऑफर करेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं, जो कैंपस के जरिए आपका रिक्रूटमेंट होता है। और सातवां पॉइंट क्या है बेटा, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जैसे मान के चलिए कि कोई एक वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी के लिए मेरा एक फ्रेंड है बेटा जो उस वैकेंसी के लिए फुलफिल बैठ रहा है, तो मैंने क्या किया बेटा, एचआर को सजेस्ट कर दिया, रिकमेंड कर दिया कि ये मेरा रिलेटिव है, आप इसकी जो अपनी जो वैकेंसी निकली उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन क्या है बेटा, फिट बैठ रही है, तो आप इसको क्या करो, रख लो। और ऐसी चीजों को रख भी लिया जाता है बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बैकग्राउंड जानते हैं कि इंडिविजुअल का कि वो कैसा आदमी होने वाला है, क्योंकि उसकी गारंटी मैं लूंगा ना बेटा। तो ये होता है बेटा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें हम कहते हैं रेफरेंस से नौकरी मिलना। क्या कहते हैं बेटा इसमें हम, रेफरेंस से नौकरी मिलना। ठीक है, और क्या होता है बेटा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जो लेबर के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं बेटा, उनका क्लोज कनेक्शन होता है बेटा किनसे, लेबरर से बेटा। और वो क्या करते हैं बेटा, प्रोवाइड करवाते हैं नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबरर्स और वर्कर्स ऑन शॉर्ट नोटिस। जैसे मान के चलिए कहीं पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का काम चल रहा है, बात समझ रहे नहीं समझ रहे बेटा, ठीक है जी बेटा। तो 8th नंबर का कौन सा था बेटा हमारा, 8th नंबर का हमारा क्या है बेटा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो ठेकेदार लोग होते हैं ना बेटा, इनका बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्ट होता है लेबर से। तो कहीं पे भी साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर अनस्किल्ड लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, तो ये शॉर्ट नोटिस में क्या करवाते हैं बेटा, उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये भी क्या है बेटा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। और एक लास्ट होता है बेटा एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। देखिए वैसे समझे तो न्यूज़पेपर वाला इसी में आ जाता है, लेकिन इसको हमने स्पेसिफिकली क्या बात की गई है बेटा, टेलीविजन के जरिए एडवर्टाइजमेंट करना। एक ये नया ट्रेंड चला है बेटा इस हम कह सकते हैं कि बेटा इस शानदार डिजिटल वर्ल्ड में बेटा, कि आजकल काफी सारे चैनल्स के अंदर बेटा जो वैकेंट जॉब पोजीशन है बेटा, उसके बारे में लगातार क्या किया जाता है बेटा, टेलीकास्ट किया जाता है कि यहाँ पे इस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एक तरीका है बेटा जिसमें टेलीविजन के जरिए क्या निकलवाया जाता है बेटा, एडवर्टाइजमेंट निकलवाया जाता है। तो ये सब क्या है बेटा, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। और एक लास्ट आ जाएगा बेटा वेब पब्लिशिंग। और वेब पब्लिशिंग का नाम सुनते हैं आप ध्यान रखना बेटा, इंटरनेट एक मेजर सोर्स है बेटा आज के टाइम पे किसी भी तरीके के रिक्रूटमेंट का करने का। समझ रहे बेटा, एक स्पेसिफिकली वेबसाइट डिजाइन करी जाती है बेटा, जैसे naukri.com हो गई वगैरह, ये सब ये पूरी तरीके से किसके लिए डेडिकेटेड है बेटा, कि कहीं पे रिक्वायरमेंट है बेटा, किसी नौकरी की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के जॉब सीकर्स चाहिए, कहां पे क्या जॉब ओपनिंग है बेटा। तो इस तरीके की कुछ वेबसाइट है बेटा जैसे naukri.com, जो पूरी तरीके से क्या करती है बेटा, इंटरनेट का मदद करके लोगों तक नौकरी पहुंचवाती है। तो ये भी क्या है बेटा, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही है। क्लियर बेटा। तो देखिए बेटा एक बार फटाफट से हम रिकॉल कर लेते हैं बेटा कि हमने क्या क्या एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़े। पहला,
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो फैक्ट्री के बाहर लगाया जाता है, इसमें मोस्टली अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को रिक्रूट किया जाता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा बेटा, कैजुअल कॉलर, फोन जाता है बेटा उसके जरिए। एडवर्टाइजमेंट तीसरा हमने पढ़ा, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के जरिए रिक्रूटमेंट करना। चौथा हमने क्या पढ़ा बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसमें जॉब सीकर और एम्प्लॉयर्स के बीच में एक लिंक का काम करता है बेटा ये। पांचवा हमने क्या पढ़ा बेटा, प्लेसमेंट एजेंसीज, जो आपसे एक फीस चार्ज करती है बेटा आपको नौकरी देने के लिए। छठा हमने क्या पढ़ा बेटा, कैंपस रिक्रूटमेंट, जो कॉलेज से ही आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। 7 हमने क्या पढ़ा बेटा, रिकमेंडेशन, यानी कि रेफरेंस के जरिए क्या देना बेटा, नौकरी देना। ये सब एक्सटर्नल है, क्योंकि इसमें जितने भी एम्प्लॉयज आ रहे हैं बेटा नौकरी करने के लिए, वो सब बाहरी सोर्सेज से आ रहे हैं, इंटरनल से कुछ भी नहीं हो रहा है। इंटरनल से सिर्फ 2 होंगे, कौन कौन से, ट्रांसफर और प्रमोशन, याद रखना बेटा। और हमने क्या पढ़ा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स बेटा, जो वर्किंग साइट्स पे लेबर को प्रोवाइड करवाते हैं। और हमने क्या पढ़ा बेटा, एडवर्टाइजिंग और टेलीविजन के जरिए एडवर्टाइजमेंट निकालना बेटा नौकरी के लिए। और लास्ट हमने क्या पढ़ा बेटा, वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब है बेटा naukri.com या कुछ स्पेसिफिकली डिजाइन साइट्स जो पूरी तरीके से किसके लिए डेडिकेटेड है बेटा, नौकरियों को लेकर डेडिकेटेड है। तो ये कुछ थे बेटा एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे कि आखिर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के फायदे क्या हैं। जैसे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के फायदे नुकसान थे, वैसे ही एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के फायदे और नुकसान भी हम पढ़ेंगे। पहला फायदा, क्वालिफाइड पर्सनल। देखिए, जब हम एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो इसमें मैनेजमेंट क्या करता है बेटा, मैनेजमेंट के बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा, जिस तरीके की नौकरी हम दे रहे हैं, उस नौकरी के लिए जो बेस्ट क्वालिफाइड आदमी होता है और जो ट्रेंड पर्सन होता है बेटा, वो हमें आराम से मिल जाता है। यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हमें एक क्वालिफाइड पर्सन मिलने की जो चांसेस होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा फायदा, वाइडर चॉइस। जब भी हम कोई नौकरी निकालते हैं बेटा, तो उसमें काफी सारे लोग क्या करते हैं बेटा, एप्लीकेशन डालते हैं। तो जब वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है बेटा, तो लार्ज नंबर में एप्लीकेशंस आते हैं। तो इससे जो नौकरी दे रहा है उसके पास वाइडर चॉइसेस अवेलेबल हो जाती है, ये सेलेक्ट करने की कि इसमें से कौन सा बेहतर कैंडिडेट है जो इस पर्टिकुलर काम को बहुत ही शानदार तरीके से इफेक्टिव रहते हुए, एफिशिएंट रहते हुए कर पाएगा। तो वाइडर चॉइसेस अवेलेबल होती है बेटा रिक्रूटमेंट निकालने वाले के लिए। तीसरा बेनिफिट क्या है बेटा, फ्रेश टैलेंट। इसमें एक नया टैलेंट मिलेगा जिसके अंदर जोश है आगे बढ़ने का। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर एक नया सोर्स मिलता है हमें फ्रेश टैलेंट का, जिसके अंदर जोश है बेटा, नया खून है आगे बढ़ने का। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हमें फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता है, लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हमें फ्रेश टैलेंट मिलता है बेटा, युवा हमें मिल जाता है बेटा, जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और इफेक्टिव और एफिशिएंट रहते हुए काम करना चाहता है। चौथा बेनिफिट क्या है बेटा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। याद रखना बेटा, जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करी जाती है और जब एक आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है बेटा, तो उसके दिल में क्या आती है बेटा, कंपटीशन की स्पिरिट आती है अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज है उनके साथ वो कंपटीशन करता है, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। ये भी एक एडवांटेज है बेटा। तो 4 एडवांटेजेस याद रखने हैं बेटा, आपको मेरिट्स याद रखने हैं बेटा एक्सटर्नल सोर्सेस के। पहला, क्वालिफाइड पर्सनल शानदार मिलेगा। दूसरा, वाइडर चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल रहती है। तीसरा, फ्रेश टैलेंट मिलता है बेटा। और चौथा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है बेटा, जो बाहरी सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है बेटा, देखिए डीमेरिट्स है बेटा, डिससैटिस्फैक्शन अमंग द स्टाफ। सर डिससैटिस्फैक्शन क्यों हो जाता है? जब एक्सटर्नल सोर्सेस से रिक्रूटमेंट करी जाती है बेटा, तो जो कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज है बेटा, वो डिससैटिस्फाइड रहते हैं। उनको ये लगता है कि बेटा जो प्रमोशन हमें मिलना चाहिए था, या अब जो नया आदमी आएगा अगर उसने अच्छा काम कर लिया तो प्रमोशन उसको मिल जाएगा। तो इससे हमारा प्रमोशन क्या हो गया, हमारे जो प्रमोशन के चांसेस है वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट से क्या होता है बेटा, कभी कभी डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाता है अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, क्योंकि उनके मन में डर रहता है कि जो नया व्यक्ति आएगा काम करने के लिए, अगर इसने अच्छा काम कर दिया या बढ़िया काम कर दिया तो उसको प्रमोशन मिल जाएगा और हमारे प्रमोशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है बेटा, लेंथी प्रोसेस, समय बहुत लगेगा बेटा, बिल्कुल समय लगेगा बेटा। अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेस से रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो आपको समय ज्यादा लगेगा। पहले नोटिफिकेशन निकालोगे, एप्लीकेशंस बहुत सारे आएंगे, उनमें से कुछ एप्लीकेशंस को छांटोगे, उनको फोन करोगे, उनको बुलाओगे टेस्ट के लिए, फिर डेमो के लिए बुलाओगे, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाओगे, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग दोगे, उसके बाद 3-4 महीने से काम सीखने में लगेंगे। तो लेंथी प्रोसेस होता है। और लेंथी की जस्ट बाद ही याद रख लो बेटा डिसएडवांटेज, कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है। एडवर्टाइजमेंट में पैसा बहुत खर्च होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पैसा बहुत खर्च होता है। तो दोनों को लिंक करके समझो बेटा, लेंथी प्रोसेस है तो टाइम तो खाएगा ही खाएगा, साथ के साथ पैसा भी खाएगा। तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कॉस्टली प्रोसेस भी होता है, ये बात ध्यान रखना बेटा। तो 3 मेजर डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े बेटा। पहला क्या पढ़ा है बेटा, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का डिसएडवांटेज बेटा, कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनके बीच में डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होता है बेटा। दूसरा, लेंथी प्रोसेस है, समय बहुत लगता है बेटा। और लास्ट हमने क्या पढ़ा बेटा, कॉस्टली प्रोसेस है बेटा, कि पैसा भी बहुत ज्यादा लग जाता है। और उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा थैंक यू। थैंक यू का मतलब है कि यहां पे हमारा लेक्चर क्या होता है बेटा, एंड होता है।
तो आई होप बेटा आपको ये जो लेक्चर हमने 3rd नंबर पढ़ा है बेटा, जिसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, जिसमें हमने पहले एलिमेंट के बारे में बात करी है स्टाफिंग के, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट में हमने 2 सोर्सेस पढ़े, इंटरनल सोर्सेज जिसमें हमने प्रमोशन ट्रांसफर के बारे में पढ़ा, और एक्सटर्नल सोर्सेस में हमने काफी सारे सोर्सेस पढ़े, और दोनों के ही हमने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे। इंटरनल सोर्सेस के भी फायदे नुकसान देखे और एक्सटर्नल सोर्सेस के भी फायदे और नुकसान देखे। देखिए बेटा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या होता है बेटा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक चीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी है, ठीक है, लेकिन इसमें हर एक चीज को ऐसे इस्तेमाल करो जिससे अपना फायदा हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप बेटा आपको फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग जिसका नाम है रिक्रूटमेंट वो आपको समझ में आया होगा। एक लेक्चर नंबर 4 और लगेगा बेटा इसका, जिसमें हम जो 2 हमारे रिमेन बच रहे हैं बेटा एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, जिसका नाम है एक तो सिलेक्शन और एक ट्रेनिंग, उसको हम लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट करेंगे। और जैसा हमारा ट्रेडिशन चलता आया है कि लेक्चर नंबर जो 5 आएगा बेटा, उसमें हम स्टाफिंग से रिलेटेड कुछ शानदार क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा कि अगर अभी तक आपने दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें, उसके बाद इस लेक्चर नंबर 3 को देखने की कोशिश करें, और साथ के साथ नोट्स बनाए बेटा। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाउट छोड़ो, या फिर व्हाट्सएप करो बेटा, या मेल करो, या व्हाट्सएप चैनल का लिंक ज्वाइन कर लो बेटा, वहां पे जाके कैसे भी सवाल पूछो बेटा, आपको अपने सवाल के जवाब मिल जाएंगे। बस आपको वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी दिक्कत हो तो इस स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कॉल कर देना, और हाँ याद रखना बेटा बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको नोटिफिकेशन मिलता है। आई होप बेटा आपको सारा का सारा लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर नंबर 4 जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा उसमें हम सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। बस आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 महीने का मोटा मोटा हमारे पास समय रह गया है, उसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अच्छी तरीके से पढ़ो बेटा, कमर कसो, कोई भी डाउट हो तो बिंदास पूछो बेटा, हम आपके साथ हैं। बस आपको मस्त रह के पढ़ाई करना है, लोड नहीं लेना है। जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे लेक्चर नंबर 4 स्टाफिंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।